Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav. And today January 12 we will discuss these topics from current affairs. लास्ट वीक के दो प्री सिक्योर के सेशन मुझसे मिस हो गए थे। एक दिन हेल्थ भी सही नहीं थी और थोड़ा इंटरव्यू की वजह से शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया था। आज मंडे से हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट वीक के भी जो टॉपिक बच गए थे मैं धीरे धीरे उन्हें भी इस वीक में इंक्लूड कर लूंगा, सो दैट आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट छूटेगा नहीं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द एजेंडा फॉर टुडे। हम आज के एजेंडा की बात करें तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायो बिटुमेन नाम का ये टर्म, इसका क्या यूज होता है, कैसे हमारे लिए सिग्निफिकेंट है वो चीज। द सेकंड टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स। इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स, इसरो ने इसको लेकर एक बड़ी अच्छी डिस्कवरी की है और वो डिस्कवरी हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड एक पर्सन के ऊपर है जिनके बारे में हम लोग अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, माधव गाडगिल। अभी माधव गाडगिल साहब का इंतकाल हुआ, भगवान अल्लाह वाहिगुरु इनके आत्मा को शांति दे। इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन से आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देन वेमार ट्राइंगल, एक वेमार ट्राइंगल, यूजुअली देखो जब हम ट्राइंगल वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि अच्छा ये किसी ज्योग्राफिकल फीचर का पार्ट हो सकता है। यहाँ पे वेमार ट्राइंगल एक, आप कह सकते हो कि ये डिप्लोमेटिक ट्राइंगल है जहाँ पे तीन देश मिल रहे हैं और ये तीन कंट्रीज मिलकर या इन तीन से ज्यादा कंट्रीज मिलकर, इनिशियली तीन ने स्टार्ट किया था, दे मेक सम डिप्लोमेटिक डिसीजंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट हमारे ना हिस्ट्री से या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया। तुर्कमान गेट अभी न्यूज में रहा, क्यों? क्योंकि तुर्कमान गेट में उसके आसपास के रीजन में कुछ इंक्रोचमेंट थे जिसको दिल्ली की सरकार गिराने गई थी एंड देन पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। इसके पहले भी ये न्यूज में रहा था। एक बड़ी अच्छी इमेज इंडियन एक्सप्रेस में आई तुर्कमान गेट की, जब इमरजेंसी के टाइम में लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, जब इमरजेंसी चल रही थी और उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में। देन नेक्स्ट होगा हमारा शाइन स्कीम। शाइन स्कीम, यहाँ पे किस चीज को साइन करने की बात की जाएगी? देखो, एस फॉर साइन है, एस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप है। थोड़ा सा हिंट मैंने तुम्हें दिया, बाकी डिटेल आगे हम डिस्कस करेंगे। देन बायो हैप्पीनेस। बायो हैप्पीनेस, बायोस्फीयर या बायो स्फीयर रिजर्व कंजर्वेशन की तो हम बात करते हैं, उसको हैप्पीनेस से कनेक्ट कर दो। मतलब यहाँ पे ह्यूमन का जो हैप्पीनेस है ना वो नेचर के साथ होगा, कि नेचर कंजर्वेशन और ह्यूमन का हैप्पीनेस दोनों को साथ में मेजर करेंगे, यही क्या कहलाएगा? बायो हैप्पीनेस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक वुड बी नोटिफिएबल डिजीज। नोटिफिएबल डिजीज को भी हमने टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे नोटिफिएबल डिजीज फिर से क्यों न्यूज में रहा और इसके क्या फीचर्स होते हैं। देन आपके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। तो ये आज के सेशन में ये सारे टॉपिक्स होंगे, थोड़ा लंबा होगा पर आप इसको धीरज के साथ देखिए ताकि आपके लास्ट वीक के करंट अफेयर्स प्री सिक्योर वाले भी कवर हो जाएं। चलिए पहले टॉपिक पर आते हैं, बायो बिटुमेन पर। क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं? आप यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर्स को देख सकते हो दैट इंडिया असर्ट्स इन क्लीन ग्रीन हाईवेज एरा विद इंडिजीनियस बायो बिटुमेन टेक्नोलॉजी। तो पहला चीज हमें मालूम पड़ गया कि अच्छा बायो बिटुमेन का यूज हम हाईवे बनाने में करेंगे क्योंकि यहाँ पे गडकरी साहब है। और उसके बाद साथ साथ ये भी चीज दिखाया जा रहा है कि इंडिया ना ग्रीन या क्लीन हाईवे एरा की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि हमने इंडिजीनियसली स्वदेशी निर्मित बायो बिटुमेन टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। ओके, आते हैं इसके ऊपर। पहला स्टेटमेंट, अब बायो बिटुमेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेसिड्यू थ्रू पायरोलाइसिस एंड कैन बी ब्लेंडेड विद कन्वेंशनल बायो बिटुमेन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। एकदम देखिए सही बात है कि बायो बिटुमेन जो है ना, इसको ना एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से बनाया जाता है। तो इससे ना एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक तीर से दो निशाना। क्या दो निशाना लग जाएगा? कि जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना उसको फील्ड में जलाने की दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज पराली जलाने से पॉल्यूशन जो होता है, ये तो हमने कई बार क्लासेस में डिस्कस किया है, डीसीएल लाइव के क्लासेस में, प्री सिक्योर के क्लासेस में। एंड देन हम उसको कन्वेंशनल बिटुमेन के साथ रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर पाएंगे, सो दैट कन्वेंशनल बिटुमेन पे हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो जाए। इसको पायरोलिसिस नाम के प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, जहां पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहता है, वहां पे बर्न किया जाएगा। ये बायोबिटुमेन बनाने का प्रोसेस है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। सेकंड, पायरोलिसिस इज ए थर्मोकेमिकल प्रोसेस कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैंने समझाया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉट प्रेजेंस। सेकंड रॉन्ग। Third, the indigenous bio-bitumen technology developed in India allows complete replacement of petroleum bitumen in highway construction. पेट्रोलियम बिटुमेन मतलब ये जो कन्वेंशनल बिटुमेन बोल रहे थे ना, इसको बोलते हैं। तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट देखिए अभी नहीं हो रहा है, अभी हम ना मिक्स करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में ध्यान दो, ब्लेंड वर्ड यूज किया गया था। कंप्लीट रिप्लेसमेंट इतना जल्दी नहीं होगा, उसके लिए अभी हमें और रिसर्च इनोवेशन की जरूरत है। हमारा आंसर करेक्ट ढूंढना है हमें, क्या होगा? A1 ओनली।
चलिए, अब बायो बिटुमेन हमें समझ में आ गया कि बायो बिटुमेन वो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस दिखता है ना रोड बनाने के टाइम में, उसे हम बोलते हैं बायो बिटुमेन। जो कि कैसे कलेक्ट किया जाएगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट को पायरोलिसिस मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करके हम बनाते हैं। इसमें ना बायो बिटुमेन तो बनता ही है, साथ ही साथ इट कन्वर्ट्स दैट बायोमास, मतलब आप पराली जला रहे हो, आप एग्रीकल्चरल वेस्ट जला रहे हो, आप उससे बायो ऑयल निकाल सकते हो, बायो चार निकाल सकते हो एंड सीन गैस का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से और भी कई प्रोडक्ट्स निकलते हैं विच आर यूज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स, राइट। हम इसे यूज कैसे करेंगे या इसका प्रोसेस क्या है, फार्म टू रोड नाम का ये फ्रेज आप अपने मेंस के आंसर लिखने में ऐसा हेडिंग यूज कर सकते हो, दैट इट यूजेज पोस्ट हार्वेस्ट राइस स्ट्रॉ। पोस्ट हार्वेस्ट वही स्टबल बर्निंग, पराली बर्निंग, इसको एक्चुअली जो जला दिया जाता है खेतों में जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, अब उसे जलाया नहीं जाएगा, उसे पायरोलिसिस के थ्रू जला यूज करके, पायरोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट करके एक प्रोडक्टिव काम के लिए यूज किया जाएगा, रोड बनाने में यूज किया जाएगा। एंड सो देन इट कैन रिप्लेस 20 to 30% ऑफ पेट्रोलियम ब्यूटेन। कंप्लीटली नहीं, 20 to 30%, मतलब ब्लेंडिंग करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ रोड की जो क्वालिटी है ना वो भी इंप्रूव हो जाएगी। और ये सक्सेसफुल हो चुका है। और पता है कहाँ सक्सेसफुल हुआ है, आपके पास में जोराबाट शिलोंग एक्सप्रेस वे। शिलोंग जाते हो तो वहां पे जो हाईवेज आपको कई बार कंस्ट्रक्शन देखे होंगे, उन कंस्ट्रक्शन में अभी रिसेंटली यूज किया गया है क्या, बायो बिटुमेन। ठीक है, याद रखिएगा, अगले बार जब शिलोंग घूमने जाइएगा तो ये बायो बिटुमेन रिवाइज कर लेना। इंडिया में डेवलप करने का काम CSIR ने किया है, राइट। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट वुड सेव आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज वेल, क्योंकि हम लोग बायो बिटुमेन के लिए काफी ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, या बिटुमेन के लिए हम लोग काफी ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरी तरफ स्टेबल मैनेजमेंट भी होगा एंड सर्कुलर इकोनॉमी भी प्रमोट होगी। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि यहाँ पे बायोचार जिसको जो कि प्रोडक्शन होगा ना, वो कार्बन एप्लीकेशंस में यूज होता है, बायो पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, गैसियस फ्यूल जैसे हम सीन गैस की बात कर रहे थे, यहाँ देखो सीन गैस। तो ये सारी चीजें ना अलग अलग भी प्रोडक्ट्स ना सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगी, एनवायरमेंट का भी मैनेजमेंट होगा, हमारा फॉरेन रिजर्व भी बचेगा, और इवन कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, कोई भी चीज जो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है उसको यूज किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा। क्लियर है बायो विटामिन। सेकंड है इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स। इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल क्या है भाई, इसरो क्या बोल रहा है, दैट अ कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल हिट अर्थ एटमॉस्फेयर एवरी 16 मिनट। हर 16वें मिनट में अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल हिट करते हैं। एंड दिस डिस्कवरी इज वेरी क्रिटिकल फॉर गगनयान, क्योंकि हम जिस गगनयान को गगन में, आकाश में, अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, अगर इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स उसको कुछ नुकसान हुआ तो वो पहले से हमारे पास रहना चाहिए कि उस नुकसान से ना तो टेक्नोलॉजिकल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, और सबसे पहले ह्यूमन लॉस भी ना हो। ओके, चलिए पहला स्टेटमेंट इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स है। इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल्स। यस, ये ना सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। यूजुअली आपको इंटरप्लेनेटरी कई ऐसे पार्टिकल्स होते हैं स्पेस में जो ना गैसियस फॉर्म में होते हैं, पर ये पार्टिकल्स ना सॉलिड होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर लीथल। ओरिजिनेटिंग मेनली फ्रॉम कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स एंड ट्रेवल एट वेरी हाई वेलोसिटीज। मतलब एकदम छोटे पार्टिकल होंगे, लेकिन हाई वेलोसिटी से जब ये ट्रांसफर करेंगे ना तो इससे काफी बड़ा विस्फोट हो सकता है। इस जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। सिंपली इसको ऐसे समझो कि एक छोटा सा जैसे पेन जैसे तुम लिखते हो, उस पेन के कैप को भी जोर से खींच कर अगर कहीं मारो तो चोट लग जाती है। तो वो छोटा सा पार्टिकल भी अगर हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है ना, इट कैन कॉज डैमेज। पहला करेक्ट है। दूसरा, the dust experiment developed by Physical Research Laboratory was launched on board ExpoSat to study the flux and mass of dust particles in low Earth orbit। बिल्कुल ये सिंपल एक साइंटिफिक फैक्ट है कि इसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। Third, ExpoSat is India's first dedicated X-ray polarimetry mission and studies polarization of X-rays from black holes and neutron stars। Yes, ये इंडिया का पहला X-ray polarimetry मिशन है जो कि एक्सरे का इमिशन या एक्सरे का पोलराइजेशन ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार में डिस्कस करता है। इंडिया का है एक्सपोसेट, याद रखिएगा, इसरो का ही। थर्ड भी करेक्ट। फोर्थ, इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स आर लार्जली गैसियस इन नेचर। अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये गैसियस नहीं सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सो हाउ मेनी आर करेक्ट, 3 आर करेक्ट। आंसर क्या होगा, सी। चलिए, सो इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स उसके डिटेल्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे फिर भी आपके लिए नोट्स के फॉर्म में मेंशन है कि सॉलिड मैटर रहते हैं जिसमें यूजुअली सिलिकेट्स रहता है, कार्बन रहता है, आइस रहता है, एंड दे ट्रेवल एट अ वेरी हाई स्पीड, हाइपर वेलोसिटी 14 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड दैट्स व्हाई दैट कैन कॉज डैमेज। सरफेस इरोजन तो हो ही सकता है, कैटास्ट्रोफिक फेल्योर भी, वही जो स्पेसक्राफ्ट मैंने बोला या सैटेलाइट बोला, उनका डिस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है।
राइट। यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी या लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है जिसके थ्रू हमने इसको अभी रिसर्च किया है। एक्सपोसेट की बात करें तो एक्सपोसेट इंडिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा डेडिकेटेड पॉलीमेट्री मिशन है। पहला नासा का था। ये ना आप अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा कि एक्सपोसेट इज वर्ल्ड्स इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स सेकंड। पहला वाला नासा ने लॉन्च किया था। ये लो अर्थ ऑर्बिट में पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज या एक्सरे रिलेटेड इवेंट्स को स्टडी करने के लिए बनाया गया है एक्सपोसेट। सिंपल इतना याद रखना है। अब ये जो इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स है इसके बारे में स्टडी, गगनयान क्रू की सेफ्टी, हमारे गगनयान पूरे मिशन की सेफ्टी है ना, असेट प्रोटेक्शन के लिए। असेट प्रोटेक्शन मतलब सिर्फ गगनयान नहीं, हमारे सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में है उन पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। और फ्यूचर मिशन में ना सिर्फ इसरो बल्कि इसरो के अलावा बाकी एजेंसीज की भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमारा ये जो रिसर्च है, हमारा ये जो डस्ट एक्सपेरिमेंट है, ये काफी यूजफुल होगा। ओके, चलें। थर्ड टॉपिक है माधव गाडगिल जी से रिलेटेड। यस, ही इज माधव गाडगिल। ही हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। इनका वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन को लेकर, ना सिर्फ वेस्टर्न घाट, वैसे पूरे इंडिया में इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स जाने माने हैं। हम हर स्पेशली कम से कम सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट तो जरूर जानते हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट के लिए स्पेशली इन्होंने काम किया है। दैट्स व्हाई वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन से रिलेटेड इनको पढ़ा जाता था और फिर उसको धीरे धीरे ना रेप्लिकेट किया गया दूसरे जगहों पर भी। चलिए, पहला स्टेटमेंट, द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन 2010 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माधव गाडगिल। यस, 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका नाम तभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, 2010 में ये इसी मिनिस्ट्री ने माधव गाडगिल जी के चेयरमैनशिप में एक एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसका पर्पस क्या था, वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी, वेस्टर्न घाट का जो इकोलॉजिकल सेटअप है, ट्रीज है, वहां पे बाकी फ्लोरा एंड फौनाज है, उनको काफी हार्म पहुंच रहा है। Second, the panel recommended that the entire Western Ghat be declared as ecologically sensitive area with graded level of protection. Yes, माधव गाडगिल ने बोला कि ये जो डेवलपमेंट के नाम पे आप वहाँ पे रिजॉर्ट्स बना रहे हो, आप वहाँ पे डैम बनाने की बात कर रहे हो, इससे पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट अफेक्ट हो रहा है। इसलिए पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को ही हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पैनल ने रिकमेंड किया था, भारत सरकार ने नहीं माना, वो अलग बात है। थर्ड, माधव गाडगिल जी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द सुंदरवन रीजन। देखो लास्ट तक स्टेटमेंट पढ़ना। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इन्हीं के एफर्ट से बना, लेकिन सुंदरवन रीजन में नहीं। जब इनको वेस्टर्न घाट के लिए स्पेशली जाना जाता है तो कॉमन सेंस लगाओ कि कहां पर बना होगा इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इनके एफर्ट से, वेस्टर्न घाट में, नॉट इन सुंदरवन रीजन, वो ईस्ट में पड़ेगा। He played a significant role in drafting India's Biological Diversity Act 2003. Yes, he played a very important role there as well. इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2 and 4 only। आइए अब हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट पैनल, जिसने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2010 में बनाया था। इसने वेस्टर्न घाट में इकोलॉजिकल कंडीशंस उसको रिस्टोर करना, वेस्टर्न घाट की इकोलॉजिकल कंडीशन का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है उसको लेके एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट किया, जिससे काफी सारे के सारे रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस नहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं, बट कई चीजें एक्सेप्ट की गई। जैसे इन्होंने प्रपोज क्या किया गया था, डिक्लेयरिंग एंटायर वेस्टर्न घाट एज इको सेंसिटिव रीजन, जिसको इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ESJ1, ESJ2 एंड ESJ3। ESJ1 हाईएस्ट सेंसिटिव वाला था, जिसमें कोई भी नया डैम, कोई भी नया माइन या पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं बन सकती थी। अच्छा, जहां पे गाडगिल साहब की रिपोर्ट की बात होती है तो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट भी आता है, इसको भी हम लोग किसी रोज डिस्कस करेंगे स्पेशली अलग से। ओके, माधव गाडगिल जी की हम और लेगेसी की बात करें तो he founded the Center for Ecological Sciences at the IISc Bengaluru. He was the first biology student to receive a PhD in mathematical ecology from Harvard University. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट के एस्टेब्लिशमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन है, और इनके एफर्ट से भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में बना, सुंदरबन में नहीं। ठीक है, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, इनका ही एफर्ट से बना था 1986 में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो इनको पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, साथ ही साथ शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड एंड यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ से भी सम्मानित किया गया है। बाय द वे, यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसको दिया गया था ये तुम मुझे बताना। 2024 में माधव गाडगिल जी को दिया गया, 2025 में किसे दिया गया ये आप मुझे ढूंढ कर बताओगे। नेक्स्ट हम आते हैं वाइमार ट्रायंगल पे। वाइमार ट्रायंगल क्या है? वाइमार ट्रायंगल, जैसा मैंने बताया कि ये ना एक डिप्लोमेटिक ट्रायंगल है। डिप्लोमेटिक ट्रायंगल जहां पे कुछ नेशंस मिलकर अपनी डिप्लोमेटिक जो भी उनकी मोटिव्स होती है उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। ऐसा इस रिपोर्ट से हिंदुस्तान टाइम ने पब्लिश किया अपने इस रिपोर्टिंग में, दैट द वाइमार ट्रायंगल इज सपोर्टिंग इंडिया, इट इज बैकिंग इंडिया। स्पेशली वाइमार ट्रायंगल में हम पोलैंड का रोल देख सकते हैं, दैट पोलैंड बैक्स इंडिया अमिड ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट ओवर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स।
ट्रम्प साहब जो ये रोज रोज बड़बोलापन करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, उस केस में ट्रम्प साहब के इस टैरिफ थ्रेट के अगेंस्ट में वाइमार ट्रायंगल के एक नेशन पोलैंड ने इंडिया को सपोर्ट किया है। ठीक है, आते हैं वाइमार ट्रायंगल पे। इट इज अ रीजनल पॉलिटिकल ग्रुपिंग कंप्राइजिंग फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। फ्रांस जर्मनी तो ठीक है, इटली नाम ले लिया आपने, पोलैंड का नाम ही नहीं लिया। स्टेटमेंट कैसे करेक्ट होगा? नहीं करेक्ट होगा, रॉन्ग हो गया। दूसरा, it was formed in 1991 to support Poland's transition from a communist regime and its integration into NATO and the EU। एक्चुअली देखो ऐसा ही हुआ था, 1991 में पोलैंड ने कम्युनिस्ट ग्रुप से बाहर निकलकर अपने आप को नाटो एंड ईयू का मेंबर बनाता है, और तभी ही इस वेमार ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया गया था। एक सिंपल सा फैक्ट है, आप याद रखें, अपने आईआर के आंसर्स में भी जीएस पेपर 2 में इसको इंक्लूड कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्री सिक्योर आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। बस नाम प्री सिक्योर है, पर ये चीज अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखें। Third, it operates through a formal institutional structure with its permanent headquarters located in Weimar, Germany। इसका फॉर्मेशन वाइमार जर्मनी के नाम पर हुआ है, बट गाइज याद रखिएगा इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ये अपने आप में एक यूनिकनेस है कि हम अपना वर्क ना अलग अलग देशों के थ्रू करेंगे, जिससे कि ज्यादा आपको डिसेंट्रलाइज एफर्ट दिख सकेगा। थर्ड भी रॉन्ग हो गया, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं। ठीक है। Four, one of its primary objective was to foster German-Polish reconciliation using the Franco-German model। पहले जो वाइमार ग्रुप जर्मन में चलता था, उसी चीज को वापस से रिवाइव करना, जर्मन और पोलैंड के बीच के रिलेशंस को फिर से इंप्रूव करना, यही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। तो 2 और 4 करेक्ट हैं, लेकिन हमको करेक्ट नहीं ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। 1 और 3 होगा। गलती से बी मत चूज कर लेना, फिर तो भाई खेला हो जाएगा। चलिए, खेला अभी वैसे भी बंगाल में चल रहा है। वाइमार ट्रायंगल, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, किस पर्पज से हुआ, दैट वी हैव डिस्कस्ड। एक बार फिर से इसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो ये जर्मन पॉलिश रिकॉन्सिलेशन, फ्रांस और जर्मनी का जो मॉडल ब्लूप्रिंट था, उसी लाइन पर जर्मन पॉलिश रिकॉन्सिलेशन के लिए बुलाया गया। पॉलिटिकल डायलॉग, यहाँ पे यूरोपियन नेशंस के मेंबर्स मिलते हैं, हालांकि नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन नेशंस, स्पेशली दिस थ्री, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड, दे मीट एंड देन दे डिस्कस देयर स्ट्रेटजी की अचीवमेंट्स बात करें तो पोलैंड का इंटीग्रेशन नाटो एंड ईयू में इंश्योर किया गया वाइमार ट्रायंगल से। स्ट्रक्चर एंड स्कोप इनफॉर्मल फ्रेमवर्क है, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच प्रमोट करता है, राइट। इसके साथ साथ ये जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी इसका है, ये ईस्ट एंड वेस्ट के ब्रिज के रूप में वर्क करता है। जैसे वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस एंड जर्मनी आता है और ईस्टर्न यूरोप में पोलैंड आता है, तो ईस्ट का यूरोप और वेस्ट का यूरोप, इन दोनों के बीच का ब्रिज, इन दोनों के बीच के लिंक को स्टैब्लिश करने का काम कौन करेगा? वाइमार ट्रायंगल नाम का हमारा ये ग्रुप। नेक्स्ट हम आते हैं तुर्कमान गेट पर। तुर्कमान गेट, देखिए क्या लिखा हुआ है, एज प्रोटेस्ट एरप्ट इन दिल्ली तुर्कमान गेट। तो पहला चीज मालूम पड़ेगा कि कहाँ है भैया तुर्कमान गेट? दिल्ली में। मेमोराइजेज ऑफ डार्क इमरजेंसी एरा एपिसोड रिसर्फेस। इमरजेंसी के टाइम में जब इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी इंपोज की थी, तब भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, और प्रोटेस्ट होने के बाद फिर पुलिस एक्सेस में लोगों को चोट लगी, जेल गए, जान भी गई थी। न्यूज़पेपर ने बोला कि कुछ ऐसा ही फिर से हो रहा है। खैर, हम उस डिबेट पे नहीं जाएंगे, हम तुर्कमान गेट के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, द तुर्कमान गेट बिल्ड एज एन एंट्रेंस टू शाहजहांबाद। देखिए शाहजहां, आपको याद है शाहजहां ने क्या बनवाया था? हाँ, सिर्फ ताजमहल नहीं बनवाया था, शाहजहां ने रेड फोर्ट भी बनवाया था, जामा मस्जिद भी बनवाया था। एक्चुअली ये रेड फोर्ट के बाहर का ये जो पूरा प्लानिंग है ना, यह कहा जाता है कि रेड फोर्ट की भी प्लानिंग शाहजहां की डॉटर्स ने की थी। क्या है उनके डॉटर्स का नाम? आप एक बार ढूंढिएगा, स्पेशली चांदनी चौक से रिलेटेड उनका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। इवन जब शाहजहां के नालायक बेटे औरंगजेब ने उनको ताजमहल के सामने ही जेल में बंद कर दिया था, तो उनका पूरा टेक केयर करने का काम भी शाहजहां की डॉटर ही करती थी। सो पहला स्टेटमेंट, द तुर्कमान गेट बिल्ट एन एंट्रेंस टू शाहजहांबाद, मतलब दिल्ली, शाहजहांबाद मतलब दिल्ली, बुझे, लाल किला वाला दिल्ली, हैज सिग्निफिकेंट प्लेस इन हिस्ट्री, वाज नेम्ड आफ्टर सूफी सेंट हजरत शाह तुर्कमान बयाबानी। एकदम सही है गाइस पहला स्टेटमेंट। शाहजहांबाद इसी सिग्निफिकेंस के साथ बनाया गया था, सूफी सेंट हजरत शाह तुर्कमान बयाबानी के नाम पर। The significance of the sites predates the Mughal era, as the saint's shrine is located nearby, reflecting Delhi's history as a center of Sufi tradition since the 13th century। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ये ना सिर्फ मुगल इरा से रिलेटेड नहीं है, ये मुगल इरा के पहले का भी है, प्रीडेट्स द मुगल इरा। क्यों? क्योंकि जिस सूफी सेंट की हम बात कर रहे हैं, हजरत शाह तुर्कमान बयाबिनी, उनका जो श्राइन है, उनका जो सूफी सेंट की जो दरगाह है, वो 13th सेंचुरी की है। मतलब ये 13th सेंचुरी और फिर शाहजहां के टाइम की 16th सेंचुरी, मुगल टाइम का 15th सेंचुरी, इन सब को रेफर कर रहा है। सेकंड भी करेक्ट, एंड सेकंड इज क्लियरली एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट व्हाई तुर्कमान गेट हैज अ इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री। सो हम क्या आंसर चूज करेंगे? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। बुझ रहे हो ना? ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। आ जाइए,
सो शाहजहां ईरा मुगल एम्परर शाहजहां के थ्रू बनाया गया 17th सेंचुरी में, लेकिन ये हमारे मुगल इरा के पहले के भी कल्चरल एस्पेक्ट्स को शोकेस करता है, क्योंकि जिन सूफी सेंट के नाम पर बनाया गया है उनका जो दरगाह है वो यहीं पास में है, राइट। की लैंडमार्क को बोले तो इट इज सिचुएटेड नियर द ग्रेव ऑफ रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान याद है, द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर इन इंडिया व्हेन इंडिया वाज गोइंग थ्रू इस्लामिक रूल। दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान किसकी डॉटर थी? इल्तुतमिश की। इट ऑल्सो सर्वाइव द रिवॉल्ट ऑफ 1857। याद करो, मैंने कई बार तुमको 1857 के रिवॉल्ट वाले क्लासेस में बताया है कि ब्रिटिश ने बहुत गुस्सा निकाला था बहादुर शाह जफर के साथ। एक तो उनको उठाकर पटक दिया गया बर्मा में जेल में, और जितने भी स्ट्रक्चर थे एक्सेप्ट लाल किला एंड जामा मस्जिद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर बच गए थे, जिनमें से एक शाहजहां, जिसमें से एक तुर्कमान गेट भी बच गया। हालांकि इसके अंदर काफी डिस्ट्रक्शन ब्रिटिश ने बचाया था, ये जो बाहर वाला पार्ट है ना इसको छोड़ दिया था। चांदनी चौक को भी काफी डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, चलिए आर्किटेक्चरल फीचर की बात करें तो ये एक ऐसी दीवार सी बनी है, तुर्कमान गेट मतलब दरवाजा है, राइट। जैसे बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था बुलंद दरवाजा? जरा जाकर ढूंढो तो, बुलंद दरवाजा अकबर ने कहाँ बनवाया और किस खुशी में बनवाया था, किस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए? तो कुछ कुछ हद तक वैसे ही है, पूरी तरह से उससे इंस्पायर्ड नहीं है, बट कुछ हद तक वैसा ही है कि यहाँ पे ना 3 आर्च्ड ओपनिंग्स हैं, ऐसे ओपनिंग्स बनी है आर्क शेप में, राइट। और भी इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। सिंपली अगर आप लाल किला का फोटो एक तरफ रखो और एक तरफ तुर्कमान गेट का रखो तो कुछ सिमिलैरिटीज भी आपको दिखेंगी। उसी तरह से ग्रे सैंडस्टोन और थोड़ा बहुत रेड सैंडस्टोन को यूज करके बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शाइन स्कीम। क्या है शाइन स्कीम भैया? तो यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी हाईलाइट्स द शिफ्ट इन, किसके मिनिस्टर हैं श्री प्रहलाद जोशी? ऊपर देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। शिफ्ट इन BIS फ्रॉम रेगुलेशन टू फैसिलिटेशन एज BIS ट्रांजिशन इंडियाज क्वालिटी लैंडस्केप। मतलब इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग से हम क्या समझ सकते हैं कि BIS स्टैंडर्ड इंडिया में एप्लीकेबल है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं ना, BIS को सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं, BIS को हम एक ऐसी बॉडी के रूप में यूज करेंगे जो कि ना हमारे कंज्यूमर गुड्स या फूड आइटम्स जो हैं उनकी क्वालिटी को घर घर तक पहुंचाएगा। और स्पेशली ये चीज कैसे पॉसिबल हुआ? घर की औरतों से। तो रेफर किया जाएगा, पहले किसको अप्रोच किया जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप को। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वीमेन अपने घर में ये इंश्योर करेंगे कि जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो क्वालिटी है, क्वालिटी मटेरियल है या नहीं है। क्योंकि घर में जब औरतें, हालांकि औरतों के साथ साथ यहाँ पे मेल्स का भी उतना ही रोल है, अगर वो इंश्योर करने लगे कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो क्वालिटी मटेरियल है, तो BIS का काम ना सिर्फ इन्फोर्स करना नहीं हो जाएगा, उसका काम फैसिलिटेट करना होगा और इजी बन जाएगा। चलिए, यही है साइन स्कीम। द BIS, थोड़ा हम BIS के बारे में भी बात करेंगे इसमें। पहला स्टेटमेंट, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 एंड फंक्शन एज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, और BIS के बारे में मैंने यहाँ पर भी तुमको समझा रखा है। वैसे ये पहले भी प्री सिक्योर की क्लासेस में डिस्कस हुआ है। स्टेचुरी बॉडी है, याद रखिएगा, BIS एक्ट से इसको बनाया गया। चलिए दूसरा, द साइन स्कीम ऑफ BIS एम्स टू सेंसिटाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें मेनली वीमेन को टारगेट किया जाएगा। हालांकि वीमेन के साथ साथ अगर मेल्स भी अवेयर हो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड सो दैट वीमेन कैन एक्ट एज चेंज एजेंट्स फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। सही है, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था। थर्ड, अंडर द साइन स्कीम women आर प्राइमरली टारगेटेड एज बेनिफिशियरी ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पे ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है क्या, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने का काम है कि घर में जो विमेन है वो विमेन ये इंश्योर करे कि प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो BIS मार्क वाला है, बस यही। यहाँ पे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है डायरेक्टली। सो 1 and 2 आर करेक्ट ओनली, थर्ड हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, राइट। साइन स्कीम क्या है? स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वीमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। विमेन को स्टैंडर्ड्स के बारे में इन्फॉर्म करना है, नर्चर करना, यही हमारे साइन स्कीम का पर्पस है। दैट विमेन वुड एक्ट एज चेंज एजेंट्स। विमेन खुद घर में ये देखे कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं। क्योंकि यस, मेल का भी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कई बार या हम कहें तो मोस्टली विमेन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर एवरी मेंबर ऑफ देयर हाउस। सो हाउस होल्ड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट, वन इन्फॉर्म्ड वुमेन प्रोटेक्ट्स द एंटायर फैमिली। वाह, गेट कीपर इफेक्ट इसको बोलते हैं कि एक इन्फॉर्म्ड वुमेन जो होंगी, जैसे मान लो सपोज वो प्रेशर कुकर यूज कर रही हैं या कोई और प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, एंड इफ सी सी, क्या देख रही हैं वो, इफ सी सीज दैट, इफ सी विटनेसेस दैट दैट प्रोडक्ट इज नॉट BIS मार्क, तो वो बोलेंगे कि नहीं, ये प्रोडक्ट को हम घर में यूज नहीं करेंगे, बाकी लोगों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इस तरह से ना गेट कीपर इफेक्ट भी एप्लीकेबल होता है कि वो गेट कीपिंग का काम कर रही है। गेट कीपिंग यहाँ पर कैसा, फ्रेज के रूप में, कि घर की सेफ्टी के लिए गेट कीपिंग का काम कर रही है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एंटी काउंटर फिटिंग भी इससे प्रमोट होगा हमारे साइन स्कीम से, ठीक है, स्पेशली रूरल एरियाज में भी।
अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों के विमेन को सेंसिटाइज करने का, अवेयर करने का काम किया जा रहा है शाइन स्कीम से। तो रूरल एरियाज में भी एंटी काउंटरफिट या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं यूज हो सकेंगे। जहां तक बीआईएस की बात करें तो उसको इस तरह से बीआईएस एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया। ये नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, राइट। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। चलिए, सेवंथ टॉपिक है बायो हैप्पीनेस का। बायो हैप्पीनेस क्या? आप यहाँ पे देख सकते हो दैट केई पनियोर इन अरुणाचल प्रदेश टू बिकम इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, यूपीएससी के लिए भी, एपीएससी के लिए भी, अरुणाचल पीसीएस के लिए, हर चीज के लिए, कि इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन बना भैया? केई पनियोर। क्या है बायो हैप्पीनेस? और देखो, यही ना खासियत है। हम ना वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न जो उत्तर पूर्वी भारत में जो स्टेट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो एक स्पेशलिटी क्या है ना, हालांकि इंडिया के सेंट्रल और नॉर्दर्न स्टेट्स में भी है, सदर्न स्टेट्स में भी है, ऐसा नहीं है, बट इन रीजन्स में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया के वेस्टर्न घाट वाले रीजन में नेचर कंजर्वेशन को लेकर काफी अटैचमेंट है। ये इंडिया के बाकी रीजन में भी पाया जाता है ना, किसी की भावना को आहत करने का मेरा पर्पस नहीं है, बट इन रीजन्स में काफी ज्यादा है। और ये चीज दिखाता है, क्या दिखाता है? कि नेचर का कंजर्वेशन हमारे यहाँ ना इंडिजीनियसली जनरेशन से चला आ रहा है। इसके लिए हमें किसी रिपोर्ट को, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट को, आईयूसीएन की रिपोर्ट को सिर्फ इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत भर नहीं है। ओके, चलिए। सो पहला चीज तो हम याद रखेंगे इस रीजन के बारे में, केई पेन्योर के बारे में, कि ये इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है। अब पहला स्टेटमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो हैप्पीनेस लिंक्स ह्यूमन वेल बीइंग विद द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। पहले ही मैंने तुम्हें समझाया था जब हम एजेंडा डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन हैप्पीनेस को बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेट करना, इसी को हम क्या बोलेंगे? बायो हैप्पीनेस। क्योंकि बात भी सही है, जब नेचर प्रोटेक्टेड रहेगा तो हम भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, और जब हम प्रोटेक्टेड रहेंगे तो हम हैप्पी भी रहेंगे। चलिए, सेकंड, द टर्म बायो हैप्पीनेस वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, है ना। इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका बड़ा रोल है। Who emphasized biodiversity based approach to food, health and livelihood security? एकदम सही है, बायो हैप्पीनेस को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब ने ही क्वाइन किया था, आज से बहुत पहले। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर क्या होगा? सी। सो इट वाज क्वाइन्ड बाय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इनके बारे में भी हम थोड़ा ब्रीफली यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ये एम एस स्वामीनाथन साहब हैं। ये डिफाइन करता है बायो हैप्पीनेस की बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन अगर हो रहा है, चाहे वो हम फौना के लिए करें, फ्लोरा के लिए करें। इसलिए देखो, आज भी हमारे लिए माधव गाडगिल इंपॉर्टेंट है, आज भी हमारे लिए जादव पायेंग इंपॉर्टेंट है, आज भी हमारे लिए हर एक वो इंसान, हर वो शख्स इंपॉर्टेंट है जो नेचर कंजर्वेशन में अपना योगदान देता है, क्योंकि वो ओवरऑल हमारे वेल बीइंग के लिए, हमारे हैप्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। वही होता है बायो हैप्पीनेस, राइट। द रेफरेंस इज फाउंड इन डॉक्टर स्वामीनाथन बुक जिसका नाम था सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। ये उनकी बुक है, याद रखिएगा, ये भी, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। केई पेन्योर की बात करें तो केई पेन्योर बिकम अरुणाचल प्रदेश 26th डिस्ट्रिक्ट विथ इट्स हेडक्वार्टर एट तार ग्यापिन सेम सार्थ, फुलफिलिंग ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स ऑफ नईसी कम्युनिटी। नईसी कम्युनिटी के लोगों का जो डिमांड था, इसके थ्रू केई पेन्योर को 26 डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया, राइट। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किस चीज को रेफर कर रहे हैं? लाइवलीहुड इंप्रूव करने का, जैसे नईसी कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी का लाइवलीहुड इंप्रूव करने का, एग्रो बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व करने का, एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी प्रिजर्व एंड प्रमोट करने का। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर आते हैं तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जिन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का काम किया, या मैक्सिकन डॉर्फ वैरायटी को इंडिया में एडेप्ट एंड पॉपुलर करने का काम किया था। इनके ही एफर्ट से इंडिया में जब एक टाइम में भारत खाने के क्राइसिस से, या स्पेशली व्हीट के क्राइसिस से गुजर रहा था, राइस के क्राइसिस से गुजर रहा था, तो इनके एफर्ट से वो चीज पॉसिबल हो पाया, ठीक है। ही ऑल्सो क्वाइंड द टर्म एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट हो सके। इंपॉर्टेंट बॉडी एंड कमेटी की बात करें तो ही चेयर्ड नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। इनका फेमस रिकमेंडेशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर था, जहां पे इन्होंने बोला दैट द एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फार्मर्स के लिए उन्होंने हमेशा काम किया, चाहे एमएसपी के रिकमेंडेशन को लेकर हो। ही इज द फर्स्ट एवर रेसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज। ये मैंने पहले भी प्री सिक्योर में डिस्कस किया है कि वर्ल्ड फूड प्राइज के ये पहले रेसिपिएंट हैं, राइट। 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, और 2024 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ये सारे इनके अवार्ड एंड ऑनर्स हैं। ये सब चीज आपके प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बायो हैप्पीनेस मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज नोटिफिएबल डिजीज इन इंडिया। द दिल्ली गवर्नमेंट डिक्लेयर्स रेबीज एज नोटिफिएबल डिजीज।
टू प्रिवेंट डेथ एंड इम्प्रूव सर्वेलेंस। रेबीज स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स की वजह से जो रोड पे मिलने वाले स्पेशली डॉग्स हैं, कई बार कैट से भी होता है, याद रखिएगा। तो इनसे जो रेबीज डिजीज होती है ना, उसको नोटिफेबल डिजीज में क्लासिफाई करने का काम किसने किया? दिल्ली गवर्नमेंट ने। याद रखें कि ये दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, सो इट वुड नॉट बी डायरेक्टली एप्लीकेबल टू असम और अरुणाचल प्रदेश और बिहार और गुजरात और तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश के पास में हो, क्योंकि ये जो हेल्थ वाला सब्जेक्ट है ये किसके अंदर आता है? स्टेट। सेंटर पे यहाँ कोऑर्डिनेट कर सकता है, बट मेनली स्टेट के अंदर या यूटीज के अंदर। पहला स्टेटमेंट, द प्राइमरी लॉ विच डिजीज आर नोटिफाइड इन द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं नोटिफेबल डिजीज का, तो नोटिफेबल डिजीज जो है ना वो प्राइमरी लॉ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंदर कवर होता है, जिसके थ्रू हम डिजीज को नोटिफाई करने का काम करते हैं। एकदम करेक्ट है ये स्टेटमेंट। पब्लिक हेल्थ इज ए सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक तो करेक्ट है। डॉ द सेंटर प्रोवाइड सपोर्ट एंड कैन इंटरवेन इन स्पेसिफिक इमरजेंसी, यहाँ भी करेक्ट है कि पब्लिक हेल्थ ना स्टेट सब्जेक्ट में आता है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंटरवेन करने का काम टाइम टू टाइम कर सकता है। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, यही तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। Third, it is mandatory for health providers, including private clinics and laboratories, to report such disease. Yes, जब भी किसी डिजीज को नोटिफेबल डिजीज डिक्लेयर किया जाता है ना गाइज, तो ये हेल्थ प्रोवाइडर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, प्राइवेट क्लिनिक्स का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, पैथोलॉजिस्ट का, सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उस डिजीज से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उसको रिपोर्ट करें, ताकि उस डिजीज के रोकथाम के लिए एफर्ट्स स्टेट्स, यूटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट चला सके। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। आंसर क्या होगा? डी 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। सो नोटिफेबल डिजीज ये हर किसी पर एप्लीकेबल होगा, इवन प्राइवेट बॉडीज पर भी। याद रखिएगा किसके थ्रू इसको यूज किया जाएगा? एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग, राइट। सेंटर के रोल की बात करें तो सेंटर इसमें एडवाइजरी इशू करता है फॉर नेशनल कंसर्न एज टीबी इन 2012 एज वेल एज स्नेक बाइट इन 2024। स्नेक बाइट को लेकर एंड टीबी को लेकर सेंटर ने भी इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट को लेकर नोटिफेबल या एडवाइजरी इशू करने का काम किया है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नोटिफेबल डिजीज से अर्ली वार्निंग होता है, दिल्ली में रेबीज के कई केसेस मिल रहे हैं या स्ट्रे डॉग्स बाइट के केसेस मिल रहे हैं, सर्विलियंस इंप्रूव हो सकता है, पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए स्टेट्स एंड यूटीज को टाइम मिलता है। की एग्जांपल्स की बात करें तो स्नेक बाइट डायरेक्टेड बाय सेंटर टू हेल्प रिड्यूस डेथ बाय 50% बाय 2030। स्नेक बाइट से रिलेटेड डेथ जो है ना वो 50% तक कम हो जाए 2030 तक। इस चीज को लेकर स्नेक बाइट से रिलेटेड भी एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करने का काम किया। कोविड-19 के टाइम में हम देख चुके हैं, कोविड-19 एंड ब्लैक फंगस के टाइम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को लेकर अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इसके अलावा टीबी, कॉलरा, डेंगू, मीजल्स, ये सारे वैसे डिजीज है ना जो मोस्ट ऑफ द स्टेट में नोटिफेबल डिजीज के थ्रू काउंट होते हैं। रेबीज की बात करें तो रेबीज वायरस हम जानते हैं, यहाँ पे वैसे एक डॉग को दिखाया गया है, बट अपार्ट फ्रॉम डॉग रेबीज वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम बाइट ऑफ मंकी और कैट। इसलिए सावधान रहें कि किसी भी टाइप का स्क्रैच बाइट ना लगे, क्योंकि इनके सलीवा से ही ऐसे डिजीज रेबीज जैसे डिजीज स्प्रेड होने का काम होते हैं जो कि 100% फैटल हो। तो किसी को ऐसा डिजीज ना हो और ऐसे डिजीज की रोकथाम हो, इसमें सरकार का जो भी सहयोग हम कर सकें वो करना चाहिए गाइज, ठीक है। चलिए अब हम आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज मैंने 8 टॉपिक आपके लिए डिस्कस किए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए कुछ इस तरह से दिया है। पहला है पेम्बा इफेक्ट से रिलेटेड, एम पेम्बा या इसको पेम्बा प्रोनाउंस कर सकते हैं। आप गूगल पर जाकर थोड़ा पेम्बा इफेक्ट पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कल मैं इसको डिस्कस भी कर लूंगा। दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड, एक नया रिपोर्ट, एक नया प्रोस्पेक्ट पब्लिश किया गया, इसके बारे में आप गूगल में ये टर्म सर्च कीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करके मुझे आंसर करके बताइए। एंड थर्ड है थोरियम और इसका इंडिया में रिजर्व। तो आपके लिए आज 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए और ये 8 टॉपिक्स हो गए, इनको प्रॉपर्ली स्टडी कर लीजिए। फिर कल के सेशन में हम लोग प्री सिक्योर में मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नए क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। ओके, सो टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।